तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, कल आप लोगों का समाज विज्ञान का पेपर है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सर समाज विज्ञान का पेपर कैसे आएगा, कैसे हल करेंगे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए पेपर ही लाया हूँ, पूरा का पूरा हल करके एक एक बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पूरा का पूरा पेपर यही रहने वाला है। 70 नंबर का पूर्णांक आपको रहेगा। टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट प्रश्न पत्र आराम से पढ़िए और 3 घंटा उसको आराम से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, कम से कम 5 निर्देश। ध्यानपूर्वक इन 5 निर्देश को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाना है। मुलाकात होगी आपको खंड क से। खंड क में मुलाकात होने से तुरंत आपको पूछा जाएगा। इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे अच्छा से, आप लोगों को दिख रहा है ना अच्छे से। मुलाकात होगा खंड क से और तुरंत मुलाकात होगा बहुविकल्पीय प्रश्न से। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, लिखा निर्देश में क्या लिखा रहेगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए दिए गए 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? सत्ता में सभी जातीय समूह की साझेदारी, कि सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, कि सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? तो क, कि सत्ता में सभी जातीय समूह की साझेदारी है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में बढ़िया से प्रश्न उत्तर पहला का क राइट आंसर होगा। ये पूरा लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा आपको पूछेगा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, पहला ऑप्शन है रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ऑप्शन ग जो है वो है खिलाफत आंदोलन, और ऑप्शन घ जो है वो चौरी चौरा कांड है। बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन घ जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन क्या हो गया? स्थगित कर दिया महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, कि काबूर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1861 ईस्वी के जो संयुक्त इटली का शासक कौन बना था? तो विक्टर इमैनुअल बना था। कौन? विक्टर इमैनुअल बना था। तीसरे का जो है का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? हिंद स्वराज, क्या बोला है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हमारे माननीय महात्मा गांधी जी। तो चौथा का ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिए, पांचवा, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? बताइए। ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध द्वारा, फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा, कि फ्रांस ऑस्ट्रिया द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर कि फ्रांस प्रसा युद्ध के बाद, फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा हुआ था। छठवां क्या है कि भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? मतलब अनुसूची में रखा गया है। भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? बताइए। 7वीं, 10वीं, 8वीं, कि 9वीं? ठीक है, बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों छठवां। तो छठवां का ग हो जाएगा राइट आंसर, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो देखिए, बहुविकल्पीय 6 पूछेगा कल के पेपर में। अभी अगर देने जा रहे हैं तो 6 बहुविकल्प पूछेगा। इसके बाद तुरंत आपको स्टार्ट हो जाएगा अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अति लघु उत्तरीय में है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख करना है। तो गांधी जी चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन पूछा है। तो सबको मालूम है कि पहला क्या दे देंगे? असहयोग आंदोलन दे दीजिएगा। असहयोग आंदोलन लिख लीजिए। और दूसरा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन नोट कर लीजिए। ठीक है, न दिख रहा है क्या? अच्छा, बड़ा किया हूँ ना यहाँ पे। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, 2 आंदोलन गांधी द्वारा चलाए। कहीं 2 ही पूछा कि गांधी चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बात खत्म।
फिर क्या है कि लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण बताना है। लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण बताना है। यहाँ पे बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। और भारत की उत्तरीय पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक, जो आपको छोटा आंसर है वही बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी पूरा का पूरा सोल्यूशन करा दूंगा मैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, करा भी दिया हूँ। भारत की उत्तरीय पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। तो कोई बता सकते हैं, म्यांमार बता सकते हैं भाई, बांग्लादेश बता सकते हैं, यह सब उत्तरीय पूर्वी सीमा पर स्थित है, म्यांमार और बांग्लादेश। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लघुत्तरी का जाएगा। लघुत्तरी का प्रश्न 10 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मरियाना और जर्मेनिया कौन था। अभी मैंने प्रश्न ये बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाके देख सकते हैं, हाल में ही वीडियो में अपलोड किया हमने 2 घंटे पहले, उसमें सब कुछ हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था कि मरियाना और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। ठीक है, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। तो ये नहीं आ रहा है तो एक ऑप्शन और दिया, उसको कर लीजिए कि रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। ये दोनों प्रश्न करा चुका हूँ, जाके देख सकते हैं, दोनों आसानी से आंसर मिल जाएगा, दोनों प्रश्न करा चुका हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो लोग रेगुलर होंगे वो जानते होंगे मैं करा चुका हूँ। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न क्या है, 11वां है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, अथवा नहीं तो आप इसका आंसर दे दीजिए कि लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट करना है। ठीक है, तो दोनों में से कोई कर सकते हैं, अगर आ रहा है दोनों में से कोई एक तो। चलिए प्रश्न नंबर 12 में दीर्घ उत्तरी आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों का प्रवाहों का उल्लेख कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उदाहरण भी दीजिए। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। देखिए 30 नंबर यहाँ से आपके फिक्स रहेंगे, 20 या 30 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं आपके मॉडल पेपर से, तो पूरा तैयार होना चाहिए आपको। नहीं तो इसका उत्तर दे लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई जो आर्थिक महामंदी का क्या कारण है, किन्हीं 2 कारणों का स्पष्ट करना है। और ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ, ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। भी प्रश्न करा चुका हूँ कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है और यह क्यों आवश्यक है, कि 2 कारणों का उल्लेख करना है, और यहाँ से 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसका अगर वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो ये वाला प्रश्न कर लीजिए कि संघवाद का क्या अर्थ है। अभी प्रश्न मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी कि संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से जिसका आंसर आ रहा है कर लीजिएगा, 6 नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आ जाता है आपका मानचित्र वाला। ठीक है, तो देखिए मानचित्र, हालांकि मैं क्या हूँ पूरा नोट करके बता देता हूँ। जैसे वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पहला का आंसर हो जाएगा आपका अमृतसर, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, दूसरा का आंसर हो जाएगा वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो दांडी में, कहाँ पे, दांडी में नमक बनाना प्रारंभ किया। तीसरा है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, तो बंगाल में हुआ था। कहाँ पे, बंगाल में हुआ था। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्या है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद। क्या है, अहमदाबाद। चौथा को हो जाएगा लास्ट। 5वां का आंसर क्या हो जाएगा, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो कोलकाता में। कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ था। तो देखिए मेरे प्यारे में 5 का आंसर हमने बता दिया आप लोगों को। पहला अमृतसर, दूसरा दांडी, फिर बंगाल, फिर अहमदाबाद, फिर कोलकाता। ठीक है, इस प्रकार पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ये तो केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए होगा, तो ये तो करना नहीं है आप लोगों को। इसके बाद तुरंत आ जाएगा खंड ख। खंड ख में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रांतों में सोपानी खेती की जाती है। सोपानी में तो होता है सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उत्तराखंड में किया जाता है। कहाँ पे, सही कर लो भाई, कहाँ पे, उत्तराखंड में सीढ़ीदार किया जाता है सोपानी खेती, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। इन चारों में से बताना है कि रबी की फसल कौन है, दाल, मोटे अनाज, चना कि कपास। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चना, चना जो है वह रबी की फसल है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बनना तय होता है, पूरा तैयार करके आप अच्छे तरीके से पहुंचिएगा एग्जाम में। फिर चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थित कोडरमा जो निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो अभ्रक। अभ्रक से प्रसिद्ध आपका झारखंड में जो कोडरमा खान जो है वो खनिज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए
अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? चारों में से बताना है कि किस राज्य में काली मृदा जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। बताए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो गुजरात में। तो 18 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 19, मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कितना है? 120वां, 130वां, 180वां, 190वां। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा 130वां। मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 130वां है। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? उच्च आय वाला, मध्य आय वर्ग वाला कि निम्न आय वर्ग वाला, किनमें से कोई नहीं? बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। इसके बाद देखिए अतिल, ये तीनों प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। तीनों प्रश्न कि जैव और अजैव संसाधन में कोई अंतर मैं बता चुका हूँ। सकल घरेलू उत्पाद क्या, ये बताया नहीं, नोट कर लीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई नाम बताइए, ये भी नहीं। ये दोनों प्रश्न याद होने चाहिए। ठीक है, कर लीजिएगा जरूर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो कि दिया यहाँ पे 24वां प्रश्न आपसे मुलाकात होगा लघु उत्तरीय। आज दोनों प्रश्न करा चुका हूँ कि आग्नेय तथा अंतर्जिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? 3 नंबर के लिए। अगर ये नहीं आ रहा तो किसी एक पेय फसल का नाम, ये भी प्रश्न करा चुका हूँ। किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। ठीक है। फिर अगला 25वां प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, वो प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। ठीक है। नहीं तो वैश्वीकरण क्या है, तो अभी मैं कराया हूँ। अभी जस्ट वीडियो 3 घंटा पहले अपलोड किया था, उसमें बताया था कि वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए उसका। ठीक है। इसके बाद तब आप दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा आप लोगों को, 26वां दीर्घ उत्तरीय रहेगा। ठीक है। और दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे, ये भी बताया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं और इसकी 5 विशेषता लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा था, ये तो आना चाहिए कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं और स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है और किसी दो का वर्णन करना है। 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 27वां है कि भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? ठीक है, यह कीजिए, नहीं तो फिर वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करना है। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। दीर्घ उत्तरीय है ना, तो 6 नंबर के लिए पूछा ही जाएगा। इसके बाद तब आता आपका 28वां मानचित्र कार्य। 28वां में है कि पश्चिम बंगाल का एक उत्थान जो है वो इस चिन्ह देखें। पश्चिम बंगाल का कोई एक उत्थान का नाम लिखिएगा तो मानचित्र में इस चिन्ह से दर्शाना है। तो क्या, कौन सा एक उत्थान है? तो सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, इसको डिनोट कर देंगे मानचित्र पर। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान मानचित्र पर इसको चिन्हित करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस चिन्ह से करना पड़ेगा। ठीक है। फिर है कि नर्मदा नदी पर कोई बना बांध, इस चिन्ह। तो नर्मदा नदी पर कौन बांध बना है? सरदार सरोवर बांध। कौन? सरदार सरोवर बांध बना है। तो सरदार सरोवर बांध को किस चिन्ह से दर्शाना है? आपको इस वाले चिन्ह से दर्शाना है। फिर है कि महानदी को इस चिन्ह से द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो महानदी कहाँ है महानदी? तो रायपुर में। रायपुर जो छत्तीसगढ़ पड़ता है वही महानदी है, वैसे इस चिन्ह से आपको दिखाना है, क्रॉस वाले से। फिर झारखंड की एक कोयला का क्षेत्र आपको दर्शाना है त्रिभुज के आकार। ठीक है। तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र क्या है? एक झरिया। झरिया भी तो कोयला क्षेत्र ही है जो प्रसिद्ध है, झरिया खदान। ठीक है, जो कि धनबाद झारखंड में पड़ता है। इसके बाद भारत के पूर्वी तट स्थित एक पतन, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। ठीक है। तो पारादीप, कौन? पारादीप जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उसको दर्शा लीजिएगा। पारादीप जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अब ये तो आपका केवल दृष्टिबाधित थे, छोड़ देना है। तो यही पेपर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा ही पेपर आपको आएगा, हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा और आराम से करके निकल जाइएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।